स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर विवेक काटजू के वो शब्द आपको याद ही होंगे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमेशा उनके मीन्स से ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश की है और यही हाल उनकी सोसाइटी का भी है। यही कारण है कि वो हमेशा इस तरह की क्राइसिस से जूझते आए हैं। लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान इस चीज़ से ज़्यादा चिंतित नहीं होता है, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि कोई भी देश एक न्यूक्लियर सोमालिया नहीं चाहता है, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बेल आउट के जरिए हो या फिर सऊदीज और चाइना जैसे एलाइज की एड के जरिए। पाकिस्तान की नैया डूबने से हर बार बची जाती है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में सोशल इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ जाए कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स किन्हीं गलत हाथों में चले जाए। ये केवल पाकिस्तान या साउथ एशिया ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। लेकिन क्या हो यदि हम आपसे कहें कि आज पाकिस्तान के ऊपर उसके इन्हीं न्यूक्लियर वेपन्स को बेचने की नौबत आ गई है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कुछ मीडिया सोर्सेज ने यह स्पेकुलेट किया है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बेच सकता है और सऊदी अरेबिया इनका एक पोटेंशियल बायर बनकर सामने आया है। यदि ऐसा होता है तो सऊदी अरेबिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन सकता है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ऐसा सच में कर सकता है? क्या पाकिस्तान सच में अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस तरह ट्रेड कर सकता है? क्या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूं ही आम कम्युनिटीज की तरह मार्केट में पैसों के बदले बेचे जा सकते हैं? दोस्तों, इस पर हम कुछ ही देर में आएंगे। किंतु इसके अलावा लास्ट वीक पाकिस्तान अपने कई नए कारनामों की वजह से न्यूज में बना रहा। जहां एक तरफ पाकिस्तान के पास अपने लोगों की बेसिक नीड जैसे कि वीट, वेजिटेबल, पेट्रोल या एनर्जी का बिल पे करने के लिए फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, वहीं दूसरी ओर ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के 2200 लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट किए हैं। जहां एक और इस फिजिकल ईयर के फर्स्ट हाफ में पाकिस्तान के पोर्ट्स पर स्ट्रिक्ट फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के कारण कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, फार्मास्यूटिकल्स और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के 8500 कंटेनर्स अटके हुए थे। वहीं दूसरी तरफ उसी दौरान इन लग्जरी कार्स का इंपोर्ट आसानी से क्लियर हो गया। और तो और हाल ही में 2023 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी रिलीज हुई, जिसमें पाकिस्तान ने 7th रैंक हासिल की है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स भले ही ना हो, किंतु लग्जरी कार्स और वेपन्स के लेन देन में वो जरा भी पीछे नहीं हटता है। इतना ही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान के 220 मिलियन लोग घंटों तक चली पावर ब्लैकआउट का शिकार हुए। इतना ही काफी नहीं था कि इंडस वाटर ट्रीटी को मिसयूज करने के लिए हाल ही में इंडिया ने भी पाकिस्तान को एक सीरियस नोटिस भेजा। यानी अगर पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने अनलॉफुल एक्ट्स को बंद नहीं करता तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के लोगों को एक सीवियर वाटर क्राइसिस भी फेस करनी पड़ सकती है। पर आखिर इन सारे इवेंट्स के पीछे कहानी क्या है? इस वीडियो में आपके लिए इन सभी डेवलपमेंट्स को हम डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कॉम्पिटिशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 31 जनवरी इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। कुछ मीडिया सोर्सेज ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी फूड क्राइसिस से निपटने के लिए अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बेचने की तैयारी कर रहा है। इस बीच पाकिस्तानी लोग अपनी एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करते हुए ये तंज कस रहे हैं कि क्या वो खाने में एटम बॉम्ब्स खाएं। यहाँ पर वो पाकिस्तान के फॉर्मर PM जुल्फिकार अली भुट्टो को टारगेट कर रहे हैं। वो कहते थे कि पाकिस्तान ग्रास खा लेगा, भूखा रह लेगा, किंतु एटम बॉम्ब बनाकर ही रहेगा।
सालों बाद आज उनके ये शब्द असलियत में तब्दील होते दिख रहे हैं। आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो है, लेकिन पूरे देश में खाने की बुरी किल्लत है। वीट के लिए लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। दोस्तों, ये स्पेकुलेशंस कितनी सच है इसका पता तो आने वाले समय में ही चलेगा, किंतु हाल ही में पाकिस्तान में इससे रिलेटेड एक अजीब घटना हुई। ब्रिटिश मीडिया द सन, गार्जियन और स्काई न्यूज ने दावा किया कि दिसंबर में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर यूरेनियम का एक पैकेज आया जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ था। द सन नामक टैबलॉइड के मुताबिक ये पैकेज यूके में मौजूद ईरानियन नेशनल्स के लिए आया था और इसका मेन मकसद यूरेनियम की ट्रेडिंग था। यानी चंद पैसों के बदले पाकिस्तान से रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम ट्रेड किया जा रहा था। जहां एक तरफ पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खान ने अपने पार्लियामेंट में ये कहा कि यदि कि इंडिया की न्यूक्लियर प्रोवेस पाकिस्तान और इंडिया के बीच पीस टॉक्स में बाधा बनती है। हाल ही में यूएस के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सीआईए के डायरेक्टर माइक पॉम्पियो ने भी अपनी नई बुक में एक बड़ा रिवेलेशन किया है। उन्होंने ये क्लेम किया है कि 2019 में बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था और इंडिया ने उन्हें इस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया था। लेकिन फिर अमेरिका ने जनरल बाजवा से बात की और दोनों साइड्स को कॉन्फिडेंस में लेकर एक न्यूक्लियर वॉर अवॉइड किया। हालांकि यहाँ पर अमेरिका की फ्लेक्सिंग साफ नजर आ रही है, किंतु आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस देश का न्यूक्लियर थ्रेट इंडिया और पाकिस्तान की पीस प्रोसेसेस में बाधा बनता है। खैर, अब अपनी कहानी पर वापस आए तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, पद्मश्री के.एन. पंडिता कहते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिस्ट्री लगभग पाकिस्तान की ही हिस्ट्री रही है। न्यू न्यूक्लियर साइंस से फैसिनेट होकर पाकिस्तान ने 1956 में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया। अभी तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम ने होश भी नहीं संभाला था कि देखते ही देखते ये न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स पाकिस्तानी नेशनलिज्म के ब्रॉड नैरेटिव के साथ मिक्सअप हो गए। 1975 और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर्स और 1974 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने देश के यंग न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इस अल्टीमेट वेपन को बिल्ड करने वाले एक कमिटेड काडर में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी में इसको सेंट्रल प्लेस मिलने के कारण इसने देश के दशकों से चली आ रही पॉलिटिकल क्राइसिस को हमेशा ओवरशैडो किया। खैर, यूं ही नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए 1998 में इन्होंने अपना न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया और पाकिस्तान वर्ल्ड का 7th न्यूक्लियर स्टेट बन गया। आज इसके पास लगभग 160 वॉरहेड्स हैं, जिसके साथ ये दुनिया का 6th लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टेट है। किंतु एस्टिमेट्स के अनुसार 2025 तक पाकिस्तान 220 से 250 वॉरहेड्स के साथ दुनिया का 5th लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन सकता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल की सिक्योरिटी हमेशा से ही पूरी दुनिया को हॉन्ट करती आई है। खास तौर पर आज जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और पाकिस्तान में पॉलिटिकल, एथनिक और इकोनॉमिक टेंशन उबाल ले रही है, तो ये डर और भी ज्यादा रियल और इंटेंसिफाई हो जाता है। और ये केवल इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर्स इस पर कब्जा कर लेंगे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल्स खुद अपने हाथों भी इनको बेच सकते हैं। और ये बात इतिहास के पन्ने पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह के इंस्टेंसेस पहले भी हो चुके हैं, जब पैसों के बदले पाकिस्तान के साइंटिस्ट अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल को ट्रेड किया करते थे। उदाहरण के लिए 20 फरवरी 2004 को पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कादिर खान ने अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स ब्लैक मार्केट के थ्रू ईरान और लीबिया में ट्रांसफर किए। इस डील के मिडलमैन बुहारी सैयद अबू ताहिर, जो कि कादिर खान के इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रैफिक नेटवर्क के चीफ फाइनेंशियर थे, उन्होंने मलेशियन पुलिस को बताया कि उनको कादिर खान ने 1994 और 1995 में यूज्ड सेंट्रीफ्यूग पार्ट्स के 2 कंटेनर्स पाकिस्तान से ईरान भेजने के लिए कहा। इनकी कीमत $3 मिलियन के आसपास थी। साथ ही 2001 में पाकिस्तान ने लीबिया को भी एनरिच्ड यूरेनियम ट्रांसफर किया था। उनके मुताबिक कुछ सेंट्रीफ्यूग्स 2001 से 2002 में पाकिस्तान से डायरेक्ट लीबिया भेजे गए थे। सोर्सेस के मुताबिक कादिर खान ने ईरान और लीबिया के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई है। यानी पाकिस्तान में न्यूक्लियर मटेरियल और उसकी टेक्नोलॉजी का मिसयूज कोई नई बात नहीं है। ऐसे में आज ये कहना कि ये स्पेकुलेशंस पूरी तरह से बेसलेस है, ये समझदारी की बात नहीं होगी। अमेरिका और इंडिया ने समय समय पर पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स के अनसेटिस्फैक्टरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर भी चिंता व्यक्त करी है।
यूएस को ये डर है कि पाकिस्तान इन वेपन्स को लीबिया या ईरान जैसे प्रोस्पेक्टिव बायर्स को सेंड कर सकता है। वहीं इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान कुछ स्मॉलर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को अपने टेररिस्ट आउटफिट्स को देकर इंडिया को हार्म करने की कोशिश भी कर सकता है। यानी कुल मिलाकर आज पाकिस्तान की न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बेहद स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जरूरत है। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन जाए ना जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से देश की वाटर सप्लाईज जरूर खो देगा। असल में 25 जनवरी को इंडिया ने कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स के थ्रू पाकिस्तान को एक नोटिस इशू किया। गवर्नमेंट सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का मटेरियल ब्रीच किया है और इंडिया चाहता है कि 90 दिनों के अंदर वो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के थ्रू अपनी इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करे। इस नोटिस के जरिए इंडिया ने इस ट्रीटी में चेंजेस करने का दरवाजा भी खोल दिया है। इसके बाद ट्रीटी को अपडेट करके इसमें पिछले 62 इयर्स के लेसन्स को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ये नोटिस इस ट्रीटी के आर्टिकल 12.3 के तहत इशू किया गया है। यह आर्टिकल 12.3 कहता है कि इस ट्रीटी को दोनों गवर्नमेंट्स के पर्पस के लिए समय समय पर मॉडिफाई किया जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक की 9 साल लंबी मशक्कत के बाद पीएम नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने कराची में सितंबर 1960 में साइन किया था। ये इंडिया और पाकिस्तान से होकर गुजरने वाली इंडस बेसिन की 6 रिवर्स के बीच एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट डिफाइन करती है। इंडिया इसकी ईस्टर्न रिवर्स यानी सतलज, ब्यास और रवि के वाटर का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, झेलम और चेनाब का एक्सेस दिया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस ट्रीटी के तहत इंडिया ने पाकिस्तान को जो जेनरोसिटी दिखाई, पाकिस्तान उसको डिजर्व नहीं करता था और इसीलिए इसको इंडिया का बड़ा फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर भी कहा जाता है। पाकिस्तान की टेररिस्ट पॉलिसी के कारण इंडियन एक्सपर्ट्स इसको लगातार स्क्रैप करने के लिए कहते रहे, लेकिन ये ट्रीटी जारी रही। इसको इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज में गिना जाता है। इसने देशों के बीच 3 डेडली वॉर्स और दशकों पुरानी टेंशन्स को सरवाइव किया है। तो अब सवाल यह है कि आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस ट्रीटी का एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया। दोस्तों, असल में इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसमें पहला है किशन गंगा प्रोजेक्ट और दूसरा है रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चेनाब पर बन रहा है। किशन गंगा जम्मू एंड कश्मीर के बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में झेलम की ट्रिब्यूटरी किशन गंगा पर बन रहा है। ये साइट श्रीनगर से 70 किलोमीटर और जम्मू से 370 किलोमीटर दूर पड़ती है। यह हर साल 1713 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। वहीं रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को चिनाब के ऊपर बनाया जा रहा है। ये जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में उधमपुर से 140 किलोमीटर और जम्मू से लगभग 201 किलोमीटर दूर है। एक बार फुली ऑपरेशनल होने पर ये 3136.76 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी हर साल प्रोड्यूस कर सकता है। पाकिस्तान काफी लंबे समय से इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अपोज करता आया है। वो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान के वाटर्स पर यह प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है। 2015 में पाकिस्तान ने कहा था कि उसकी टेक्निकल ऑब्जेक्शंस को एग्जामाइन करने के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाना चाहिए। अगले ही दिन पाकिस्तान ने इसे यूनिलैटरली रिट्रैक्ट किया और कहा कि इसके ऑब्जेक्शंस को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का यूनिलैटरल एक्शन ट्रीटी के आर्टिकल 9 में दिए गए डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के अगेंस्ट है। इसके चलते इंडिया ने एक सेपरेट रिक्वेस्ट में इस मैटर को एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को रिफर करने की मांग की। सोर्सेज का कहना है कि सेम क्वेश्चन पर 2 प्रोसेसेस का शुरू होना और इन पर 2 कॉन्ट्रडिक्टरी आउटकम्स के हाई चांसेस एक अनलॉफुल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण पूरी ट्रीटी ही खतरे में आ सकती है। इसलिए 2016 में वर्ल्ड बैंक ने 2 पैरेलल प्रोसेसेस की शुरुआत को पॉज किया और दोनों देशों को एक पीसफुल सॉल्यूशन फिगर आउट करने के लिए पुश किया। इंडिया ने म्यूचुअली एक्सेप्टेबल आंसर ढूंढने की पुरजोर कोशिश की, किंतु पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक चली परमानेंट इंडस कमीशन की 5 मीटिंग्स में उसको डिस्कस तक नहीं किया। पाकिस्तान के लगातार इंसिस्ट करने पर वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर में माइकल लेनो को न्यूट्रल एक्सपर्ट और प्रोफेसर सीन मर्फी को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का चेयरमैन के रूप में अपॉइंट करके 2 अलग अलग प्रोसेस इनिशिएट किए। बट इस तरह एक इशू की पैरेलल कंसिडरेशन ट्रीटी में कहीं भी कवर्ड नहीं है। इसी को लेकर इंडिया ने पाकिस्तान को ये नोटिस इशू किया है। अब यदि पाकिस्तान वक्त रहते इस पर अग्री नहीं करता तो पाकिस्तान को वाटर की भी सीवियर शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने हाल ही में अपने इतिहास की सबसे बड़ी पावर आउटेज का भी सामना किया। यूं तो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और वीक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ये पावर आउटेजेस आम सी बात हो गई हैं। पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान में ये दूसरा पावर आउटेज हुआ है।
इससे पहले 2021 में भी यहाँ एक भयानक ब्लैकआउट देखने को मिला था, लेकिन इस बार इसका डायरेक्ट कॉज बेहद अजीबोगरीब था। यहाँ मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी इस क्राइसिस का इल्जाम भी इंडिया पर डालने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया, किंतु वो ये कह रहे थे कि इसके पीछे किसी फॉरेन कंट्री की ही साजिश है। जो लोग पाकिस्तान की आदतों से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जब भी कोई क्राइसिस हुई है तो उसके पीछे पाकिस्तान खुद के अलावा पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराता है। खैर, इसके असल जिम्मेदार उनकी गवर्नमेंट की एक मिसगाइडेड एनर्जी सेविंग स्ट्रैटेजी थी, जो उन पर बुरी तरह बैकफायर कर गई। असल में एनर्जी की शॉर्टेजेस को टैकल करने और देश में एनर्जी की कॉस्ट को कट करने के लिए वो एनर्जी यूज को कम करना चाहते हैं। इसलिए रात के समय वो पूरे देश की लाइट ओवरनाइट बंद कर देते हैं। लेकिन मंडे को जब टेक्नीशियंस ने इलेक्ट्रिक सिस्टम को रिबूट करने की कोशिश की तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ पूरे देश की एनर्जी ग्रिड को बूटअप नहीं कर पा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की इस गलती की वजह से पूरे देश की नेशनल ग्रिड ही फेल हो गई। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर पर लगभग 15 घंटों तक अंधेरे के बादल छाए रहे। लोग ट्विटर पर आकर अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नाराजगी जाहिर करने लगे। इस ब्लैकआउट के बाद लोग अपनी सरकार की कैपेसिटी और उनकी पुअर मिसगाइडेड टैक्टिक्स को अटैक करने लगे। देश की इकोनॉमिक क्राइसिस के मैनेजमेंट को लेकर लोगों में अपनी गवर्नमेंट को लेकर बढ़ रहा डिस्ट्रस्ट और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ। दोस्तों, यहाँ आप गौर करें तो पाकिस्तान में एनर्जी की एक्यूट शॉर्टेज ही पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक क्राइसिस का एक मेजर कारण है। असल में पाकिस्तान की 60% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से, 27% हाइड्रो पावर से और लगभग 10% न्यूक्लियर या सोलर एनर्जी से आती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान ऑयल, कोल और एलएनजी के रूप में अपनी 1/3 एनर्जी इंपोर्ट करता है। और तो और इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्यूल लगता है उसको परचेज करने के लिए पाकिस्तान के पास आज इनफ रिजर्व नहीं है। यूक्रेन वॉर से जन्मी एनर्जी क्राइसिस ने कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान को ऑयल और गैस प्राइसेस की वॉलेटिलिटी का शिकार बनाया है। आज उनका ये पूरा सेक्टर डेट में इस हद तक डूब चुका है कि इनके पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर लाइंस के मेंटेनेंस के लिए भी फंड्स नहीं है। पाकिस्तान के खुद के न्यूज़पेपर द डॉन सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि उनकी अनसस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसीज और करेंसी की कांस्टेंट खस्ता हालत के कारण ये इकोनॉमिक क्राइसिस सरकार की खुद की क्रिएशन है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार ही नहीं। आपने ये खबर भी सुनी होगी कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को इंडिया से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की समिट के लिए इनविटेशन मिला है। आपको बता दें कि एससीओ की प्रेसिडेंटशिप भी इस साल इंडिया के पास है। एससीओ के एनुअल समिट की प्रिपरेशंस के लिए मई 2023 में गोवा में एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होने वाली है, जिसकी मेजबानी इंडिया कर रहा है। इसके चलते इन्विटेशन पाकिस्तान को भी दिया गया है। यदि बिलावल भुट्टो इस बार इंडिया आते हैं तो पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस चीज के चांसेस बेहद डाइसी दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो पीएम शहबाज शरीफ दूसरे देशों में जाकर उनसे इंडिया पाकिस्तान की पीस टॉक्स इनिशिएट कराने की गुहार लगा रहे हैं, किंतु कुछ ही देर बाद वो कश्मीर पर अपना वही पुराना बायस्ड स्टैंड बीच में ले आते हैं। यानी टॉक्स की सीरियसनेस को लेकर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसके अलावा इस साल G20 से रिलेटेड कुछ इवेंट्स जम्मू कश्मीर में भी होने वाले हैं, जिसके कारण पाकिस्तान दुनिया भर में खूब प्रोटेस्ट कर रहा है। ऊपर से दिसंबर में बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी के अगेंस्ट बेहद कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए, जिसके बाद इंडिया में उनका जमकर प्रोटेस्ट देखा गया। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के टेररिज्म की पॉलिसी को भी इंडिया ने खूब वोकल होकर क्रिटिसाइज किया है। बिलावल भुट्टो अपने एविल्स का सारा भार इंडिया पर डालते रहे, किंतु इंडिया ने उनको समय रहते सटीक जवाब दिया। ऐसे में उनके आने के चांसेस बहुत ग्रिम हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा पुअर चांसेस इस बात के हैं कि बिलावल भुट्टो मई तक अपना टर्म कंटिन्यू कर भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है कि इस वक्त पाकिस्तान को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान के खुद के एक्सपर्ट्स और बिजनेसमैन ये कह चुके हैं कि यदि उसको सही मायने में अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो उसको इंडिया का सहारा लेना ही होगा। इंडिया के साथ अपने ट्रेड चैनल और डिप्लोमेसी को सही डायरेक्शन में लेकर आना ही पड़ेगा। खैर, अब पाकिस्तान अपने लिए कौन सा रास्ता चुनता है या बिलावल भुट्टो इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किंतु यहाँ एक बात तो तय है और वो ये कि G20 और एससीओ जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंटशिप के दौरान इंडिया की टेबल पर इस साल बहुत कुछ है और इंडिया को पाकिस्तान से जरा भी इफेक्ट हुए बिना उनको 100% कैपिटलाइज करने की जरूरत है।
और इसी स्टेटमेंट के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल implication of Indus Water Treaty in context of current dynamics between India and Pakistan. And with this question, my friends, that's it for the video. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।